नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पे ऑलरेडी मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो है? ये 8th वीडियो है, ठीक है, 8वां वीडियो है ये। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं उन्होंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा देख लिया होगा, बस वही आपको देखना है। अभी 8 चैप्टर और 9 चैप्टर के भी कुछ एक वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो सब मत देखिए। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा फिनिश कर लीजिए। इस चैप्टर के यानी कि 3rd चैप्टर के 7 वीडियो आप देख चुके होंगे, उसी के बाद इस वीडियो को देखना। सीक्वेंस में सिस्टम से हम चलेंगे तो चीजें आपको समझ में आती जाएंगी सारी, ठीक है। एक और चीज, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज थोड़ा सा इस वीडियोस वगैरह को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने तक मत रखिए, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे और जितने ज्यादा इस तरीके से हमारा दिखता है, देखो सिंपल से एक प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, अगर व्यूज ज्यादा दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली अगले दिन और ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इतनी सारी मेहनत जो की जा रही है वो एक्चुअली मतलब एक तरीके से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है। और आप मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जरूरत है। देखो एक टाइम के बाद अपनी ये फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें ये चीजें बोलने की या करने की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारी चीजें सिस्टमेटिक चलती जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस है, थोड़ा सा, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत है इस चैनल पे, लेकिन थोड़े से एक्टिव कम है अभी, ठीक है, क्योंकि बच्चे इधर उधर हो रखे हैं। तो थोड़े से अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप बताइए, ताकि इस तरीके से ये पूरे सिस्टम से चले, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अगर ये इस तरीके से सिस्टम से चीजें चलेगी तो मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और मैं पूरा सिलेबस आपको सिस्टम से करवाते जाऊंगा, ठीक है। और यकीन मानिए आपको कुछ भी एनसीईआरटी टच करने की या कोई भी रेफरेंस बुक टच करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, पहले मैं नोट्स बना रहा हूं अपने, ठीक है, वो एनसीईआरटी, मेरी नॉलेज प्लस रेफरेंस बुक सब मिला मुलू के बेस्ट जो है उसको मैं लिख रहा हूं और उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 11th क्लास के लिए, ठीक है। नीट के लिए आपको इसके अलावा, मतलब ये तो कंसेप्ट हो गए, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़े से टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज सॉल्व करते जाइए, जो बच्चे नीट में हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी 11th वाले के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करते हैं। कुछ एक बातें और है उसमें। क्या है? द एंथेरोजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जायगोट। एंथेरोजॉइड्स क्या होता है? एंथेरोजॉइड मेल का जो गैमेट होता है ना, इसमें किसमें? ब्रायोफाइट्स में, उसी को एंथेरोजॉइड बोलते हैं। तो एंथेरोजॉइड फ्यूज करेगा किसके साथ? एग के साथ, और फिर क्या प्रोड्यूस होगा? जायगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं तो क्या कहलाता है? स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, मतलब किसी भी केस में अगर 2 गैमेट फ्यूज होंगे तो जायगोट का निर्माण होगा, और इस टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। जायगोट बन गया। अब जायगोट क्या होता है? वो पहला सेल जिससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बन पाए, ठीक है। तो जायगोट बन चुका है, मतलब इससे एक नया ब्रायोफाइट बन सकता है। अब जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोले तो रिडक्शन मतलब आधा हो जाना, ठीक है। तो रिडक्शनल डिवीजन मतलब होता है हाफ, मतलब मियोसिस। समझते चलना चीजों को, अभी से क्लियर करते चलोगे ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब, रिडक्शनल डिवीजन बोलो, मियोसिस बोलो, हाफ बोलो, सही बात है, ठीक है, सारी बातें सेम है, ठीक है। तो रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है जायगोट इमीडिएटली, मतलब जाता तो है लेकिन तुरंत नहीं जाता। जैसे जायगोट बना उसके बाद ये नहीं कि जायगोट बनते हुए रिडक्शन डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्लियर ये बात? दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। पहले क्या बनाता है जायगोट? जायगोट जैसे ही बनेगा ना, तो तुरंत वो रिडक्शनल डिवीजन में ना जाके, मतलब तुरंत मियोसिस में ना जाके, पहले वो एक क्या बनाएगा? एक बॉडी बनाएगा, मल्टीसेलुलर बॉडी। एक मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगा, उसको कहेंगे स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट हो गया। अब स्पोरोफाइट से आगे की कहानी क्या है वो हम समझते हैं, कि स्पोरोफाइट कैसे डिवीजन करेगा और फिर आगे कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब ये स्पोरोफाइट जो होता है ना, ये फ्री लिविंग नहीं है। फ्री लिविंग का क्या मतलब हुआ? फ्री लिविंग मतलब खुद अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये किसी ऐसे के साथ अटैच होगा, किसी ऐसे के साथ चिपकेगा जाके
जो इसको नरिशमेंट दे पाए, ठीक है। कहीं होता है ना कुछ सेल्फिश फ्रेंड होते हैं जो किसी पैसे वाले फ्रेंड के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको कुछ ना कुछ खिलाता रहता है, खिलाता पिलाता रहता है, तो उसका काम चलते रहता है, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ ये करेगा, मतलब समझने के लिए आप इसको इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि ये क्या करेगा, किसी ऐसे के साथ जोड़ेगा जो इसको नरिशमेंट दे पाए, क्योंकि खुद अपना नरिशमेंट ले नहीं सकता, ठीक है। तो द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ क्या होगा, ये अटैच होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक बोले तो जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है इसका मतलब खाना बना पा रहा है, तो अमीर दोस्त है, और ये गरीब दोस्त था, तो ये गरीब दोस्त अमीर दोस्त के साथ जुड़ गया, तो इसको भी खाना मिल पाएगा, ठीक है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको, और नरिशमेंट उससे वो लेता रहेगा, ठीक है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। अब इसमें से ये जो पूरी बॉडी ना स्पोरोफाइट की, ये पूरी बॉडी बन गई इस तरीके से जायगोट की जो पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी बनी थी उसी को तो स्पोरोफाइट कहा था आपने, और वो जाके फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ गए थे, वो एक अलग बात है। अब इसमें से सारे नहीं, लेकिन इसमें से कुछ सेल जो है, इसमें से कुछ सेल जो है वो क्या करेंगे, कुछ सेल जो है डिवीजन में जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे, मतलब मियोसिस करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या 10 थी, तो अब ये रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, क्रोमोसोम की इनके अंदर 5 संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्रोमोसोम क्या होता है, पता है ना, बेसिक क्लियर है ना। क्रोमोसोम मतलब एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। हमारे हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। तो मान लीजिए इसके सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 10। तो जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो कितने क्रोमोसोम बच जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मतलब हाफ हो जाएंगे। 10 मैंने माना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अपन को पता नहीं कि कितने इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ सेल जाएंगे, मतलब पूरा स्पोरोफाइट नहीं जाएगा। तो वही बात कही है इन्होंने, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। ये क्या है, हैप्लॉइड स्पोर है। हैप्लॉइड स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है ना आपको। देखो अब ये हैप्लॉइड बन गया, ये जो है ना, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, डबल सेट मतलब 10, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, हाफ सेट मतलब कि 5, ठीक है। यही होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मतलब 20 अगर है तो उसको कहेंगे डिप्लॉइड, अगर उसका आधा कितना हुआ 10 तो होगा हैप्लॉइड, ठीक है। तो यहां पे क्या बनाएगा, ये हैप्लॉइड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। तो ये जो बनेंगे ना, ये क्या है, हैप्लॉइड स्पोर है, और ये क्या था, पूरी बॉडी क्या थी, डिप्लॉइड थी, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, These spores germinate to produce gametophyte, और यही स्पोर जो है, यही स्पोर्स आगे जाके फर्दर जर्मिनेट करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो कहानी क्या थी, कहानी एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको। जो एंथ्रोजॉइड था ना, मतलब मेल जो स्पर्म था वो जुड़ेगा फीमेल एग के साथ और प्रोड्यूस करेगा जायगोट, ठीक है। लेकिन ये जायगोट तुरंत जो है रिडक्शनल डिवीजन में ना जाके पहले एक बॉडी बनाएगा, मल्टीसेलुलर बॉडी, जिसको हमने क्या कहा, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट के पास तो खुद का खाना तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ जाके जुड़ जाएगा, ताकि ये फोटोसिंथेसिस करके इनको खाना दे पाए। ये इससे खाना लेते रहेगा, सर्वाइव करते रहेगा। इसमें से सारे नहीं, लेकिन कुछ सेल इस स्पोरोफाइट में से जाएंगे रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस में, और फिर ये हाफ हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। वही कहानी बताइए, ठीक है। एंड दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और फिर ये गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, तो यहां पे ब्रायोफाइट अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है आखिर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स कहाँ जरूरी है हमारी लाइफ में, किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये समझते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो इनकी नहीं है, इकोनॉमिकल मतलब पैसे वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बट सम मॉसेस इसी में आते हैं ब्रायोफाइट्स में, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। देखो, ब्रायोफाइट ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन इनमें से कुछ मॉसेस जो हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स में ही आते हैं, वो फूड हैं एक तरीके से, या वो फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो खुद ही फूड है, किसका, हर्बेशियस मैमल्स का। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स पता है ना, 10th में पढ़ के आएंगे मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम यानी कि ह्यूमंस यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे जन्म देते हैं ना हम, फीमेल हम में, ठीक है। तो हम मैमल होते हैं, ठीक है।
और कौन मैमल है? डॉग, कैट, ये सब मैमल हैं, ठीक है। देखो ये चीजें मैं इसलिए करवाते चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो 10th में बहुत बेसिक लेवल का बायो था, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेवल, थोड़ा नहीं काफी लेवल बढ़ जाता है एकदम से बायो का, ठीक है, 11th क्लास में। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन के लिए, क्योंकि नीड जो है ना आपका पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, 11th 12th का बायो पे, पूरा एनसीईआरटी पे, ठीक है। क्योंकि आपका जो पूरा खेल है ना, पूरा मतलब 100% जो नीट के क्वेश्चन हैं उसमें से हाफ पूरा बायो आएगा, 50% पूरा पेपर जो रहता है वो रहता है बायो का पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद 50% जो रहता है उसमें 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स। खैर केमिस्ट्री फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलरली आप जो भी आपको अच्छे टीचर लगता है उनसे पढ़ें। बायो की मैं बात करूंगा तो बायो में एक एक चीज हम क्लियर करते चलेंगे, इसलिए आप कहीं भी अटके ना। हो सकता है अपने पास डिजिटल बोर्ड और इतने तामझाम ना हो, लेकिन अपन कंसेप्ट स्ट्रांग पढ़ेंगे, और भगवान ने करा तो सारी चीजें हम ठीक ठाक तरीके से मैनेज करते चलेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं कि मैमल्स क्या होते हैं? जो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बच्चों को जन्म दे पाए, जो अंडे देते हैं, जैसे कि स्नेक, बर्ड, ये मैमल्स नहीं होते, ठीक है। तो मैमल समझ में आ गया। हर्बेशियस मतलब जो घास फूस खाए, ठीक है। तो हर्बेशियस मैमल जैसे कि काव, ठीक है, काव हो गया, बफेलो हो गया, ये सब हर्बेशियस मैमल है। तो इनका फूड होता है ये क्या? ये ब्रायोफाइट मतलब मॉसेस, ठीक है। बर्ड्स, इसके अलावा बर्ड्स का भी फूड होता है ये, और कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनका ये फूड होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई चीजों का ये क्या है? फूड है, ठीक है। तो ये इसलिए हेल्पफुल है। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज, अब मॉस, ठीक है। अब स्फैग्नम क्या है ये बता दिया इन्होंने, साथ के साथ मॉस है एक, ठीक है। कुछ स्पीशीज या स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, मतलब स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं पीट। अब ये पीट क्या होता है? पीट क्या होता है? देखो कई जगह क्या होता है, जो ठंडे इलाके होते हैं ना, ठंडे और थोड़े जो गीले इलाके होते हैं, ठीक है, वहां पे गड्ढा, इस तरीके से गड्ढे के अंदर क्या होता है, घास फूस कहीं टाइम तक अगर पड़ी रहती है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठंडा इलाका है कोई और वहां गीला इलाका, ठंडा गीला इलाका है और वहां पे गड्ढा है कोई, ठीक है, तो उसमें कोई घास फूस पड़ी रहती है, तो पड़े पड़े कई बार सेमी सॉलिड कुछ चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एज ए मैन्योर, ठीक है। तो वो पीट उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्पीशीज ऑफ, ठीक है ज्यादा बोलता हूँ, थोड़ा सा वो मेरा तकिया कलाम है एक तरीके से, ठीक है। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं इस ठीक है को सुधारने की कोशिश की मैंने, कि मैं ना बोलूं, लेकिन वो कितना भी कोशिश करूं वो आता ही है, ठीक है। चलिए, तो उस चीज को इग्नोर करना, कंसेप्ट पे ध्यान देना। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। ये फ्यूल की तरह भी यूज होता है, ठीक है। ये जो पीट है ना, ये फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है बहुत लंबे टाइम से। फ्यूल मतलब जलाते हैं, फिर इसको मेन्योर की तरह भी यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया अभी पहले। इसके अलावा फ्यूल के तौर पे भी ये यूज किया जाता है। एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज होता है ये फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल को अगर आपको शिपमेंट पता है ना आपको, अमेजोन में शिप होती है ना, आप ऑर्डर चेक करते हैं, हाँ योर ऑर्डर इज शिप्ड, मतलब शिपमेंट मतलब पहुंचाना किसी चीज को। ट्रांसशिपमेंट मतलब देखो, आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, अब आप चेन्नई से कोई चीज मंगा रहे हैं, ठीक है, तो चेन्नई से डायरेक्ट दिल्ली ना आके चेन्नई से पहले अगर कोई चीज आए कोलकाता और फिर दिल्ली आए, मतलब बीच में एक जगह आए फिर दूसरी वहां से वो आपके पास पहुंचे, तो उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट समझ में आ गया। ट्रांसशिपमेंट किसका? लिविंग मटेरियल का। लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट कर पाता है ये मॉसेस की, इसके वजह से, स्फैग्नम की वजह से हो पाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो वाटर को होल्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो कोई चीज है, कोई मान लो पेड़ है, कुछ भी ऐसा लिविंग है, उसको वाटर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज में उसको पैक करके भेजेंगे कि जहां पे वाटर हो, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। अब ये तो नहीं ना प्लांट को हमने थर्माकोल में पैक करके बिल्कुल ऐसे भेज दिया तो मर जाएगा वो, ठीक है। उसको लिविंग है ना वो, तो उसको पानी वगैरह चाहिए होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। क्लियर ये बात? चलिए, mosses along with lichens are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance, ठीक है। mosses क्या होता है? ब्रायोफाइट्स का एक टाइप है। mosses also along with lichens, ठीक है। lichens क्या होता है ये समझने वाली बात है। देखो एल्गी प्लस फंगी। फंगी क्या होता है आपको पता है ना?
फंगी क्या होता है पढ़ के आए हैं आप पहले पिछले वाले लेक्चर्स में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जब ये लेक्चर देखते हैं ना कोई भी, तो उससे पहले, इसीलिए अल्टरनेट डे का टाइम मिल रहा है अभी आपको, ठीक है। तो जब कोई नया लेक्चर आता है उससे पहले पुराने लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लो, 10 बार देखो, उसे क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल एक एक लाइन, ठीक है। तो मैंने बताया था क्योंकि आपको फंगी, फिर भी एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। फंगी क्या होते हैं, कवक, जैसे मशरूम वगैरह, ठीक है। और भी फंगी होते हैं, कुछ बीमारियां भी करते हैं हमें, दांत खाद खुजली, ये सब। तो फंगी क्या होते हैं ये आप समझ चुके हैं। एल्गी क्या होते हैं, आप शैवाल, जो हरा हरा आप देखते हैं ना बरसात में नीचे जम जाता है, हरा हरा काई सा, ठीक है। तो एल्गी और फंगी की अगर दोस्ती हो, ठीक है, तो ये दोस्ती जो होती है ना, इसको कहते हैं, इस दोस्ती को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस दोस्ती को हम कहते हैं आपका लाइकेंस। तो लाइकेंस कुछ नहीं है, एल्गी और फंगी की दोस्ती। अब सवाल ये है कि एल्गी और फंगी दोस्ती क्यों करेंगे। कोई भी दोस्ती उस दुनिया में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी फ्रेंडशिप हो, थोड़ा सा स्वार्थ होता है तभी फ्रेंडशिप टिकती है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा स्वार्थ होगा तभी वो दोस्ती लंबे टाइम तक चलेगी। अगर दोनों में से स्वार्थ नहीं है आपस में, तो दोस्ती ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती नहीं। ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा ओपिनियन किसका था, चाणक्य का, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, एल्गी और फंगी का दोनों का ही स्वार्थ है। ये इसको खाना देता है, ये इसको नरिशमेंट देता है, आपस में दोनों लेन देन कर रहे हैं चीजों का, ठीक है। तो दोनों का स्वार्थ है, इसलिए दोनों की दोस्ती लंबे टाइम तक चलती रहती है, और इनकी दोस्ती को क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस, लाइकेंस के साथ ये मॉसेस जो है अगर अलोंग विद लाइकेंस हो, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, ठीक है। अगर ये मॉसेस जो हैं ये लाइकेंस के साथ मिल जाएं तो ये क्या कर देते हैं, कॉलोनाइज कर देते हैं रॉक्स को, मतलब रॉक्स को धीरे धीरे गलाना चालू कर देते हैं ये, ठीक है। क्लियर है ये बात, रॉक्स तो पता है ना, पत्थर, ठीक है। एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और इसीलिए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों है भैया, देखो रॉक जो है ना, ससेशन कब होगा, ससेशन मतलब परिवर्तन। कई बार आपने देखा होगा पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर पेड़ उग जाता है पहाड़ के बीच में से, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस जगह की रॉक्स गली होंगी पहले, तो गलाया किसने होगा, इसने, ठीक है। मतलब कॉलोनाइज किसने किया होगा, मॉसेस वगैरह ने, ब्रायोफाइट्स ने, ठीक है। तभी तो प्रोसेस हो पाया, क्योंकि ये नहीं होगा तो चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जहां रॉक थी वहां रॉक ही रहेंगी हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या देखते हो आप, जहां पे डेजर्ट था वहां पे पेड़ उग जाते हैं, कई बार, मतलब ऐसा करोड़ों सालों में होता है, लेकिन होता है। तो ये सब चेंजेस जो है ना वो इकोलॉजी के अंडर आते हैं, इसीलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इस चीज का, मॉसेस का, ठीक है। They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants, ठीक है। They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plant। वही चीज है कि ये डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को, मतलब तोड़ देते हैं, गला देते हैं, और उसको कुछ कुछ मिट्टी जैसे कुछ सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उस पर प्लांट वगैरह जो है वो उग पाए, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलिए। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखो क्या होता है, ये मॉसेस जब उगते हैं ना तो ये डेंस मैट बना देते हैं। मैट मतलब जाली, कूलर का मैट होता है ना, ऐसे ऐसे मैट, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल होती है ना आपकी, ये मान लो जमीन है, सॉइल है, ठीक है। तो इसके ऊपर दूसरा मार्कर लूं क्या मैं, देखो इसके ऊपर क्या करते हैं, ये ऐसे मैट सा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जाली जाली सा ये बना देंगे, ठीक है। अब ये जाली जाली सा ऐसा बना देंगे ना इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये ऐसे जाली से बना देंगे तो इस पे जब रेन गिरेगी, ऐसे बारिश गिरेगी इस पे, तो ये बारिश पूरी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही ना, मतलब डीप नहीं पहुंच पाएगी, तो ये मैट्स बना रहे हैं। और इसी वजह से जब बारिश नीचे तक ही नहीं पहुंच पाएगी तो सॉइल का अपर्दन भी नहीं होगा, इरोजन भी नहीं होगा। जो फर्टाइल सॉइल है, अगर ये यहाँ तक पूरा पानी पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये फर्टाइल सॉइल मूव भी नहीं करेगी आगे, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉसेस हैं वो डेंस मैट्स बनाती हैं सॉइल पे, और उसकी वजह से ये फॉलिंग रेन जो होती है ना उसके इंपैक्ट को कम कर देती हैं, रिड्यूस करती हैं और प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को रोक देती हैं, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस था, सॉरी ये इंपॉर्टेंस था ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स का कि क्या क्या चीजें थी और उसका इंपॉर्टेंस। अब ब्रायोफाइट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, लीवरवॉर्ट्स और ये मॉसेस, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिटेल में दोनों को पढ़ेंगे कि क्या है ब्रायोफाइट्स के दो टाइप, ठीक है, विद डायग्राम, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।